डियर फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर ए फॉर अचीवमेंट स्टे विद प्रीति। और आज हम करेंगे 12th क्लास हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां। इस चैप्टर में हम मेनली भारत की एक सभ्यता जो कि अभी वर्तमान काल में पाकिस्तान में है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। वो सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता, जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। आपके पेपर में अक्सर एक प्रश्न आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, या फिर हड़प्पा सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं। तो इस तरीके से आपके दो क्वेश्चंस बन के आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं। क्योंकि जब हमने इसका उत्खनन करा तो सबसे पहले हमें हड़प्पा नामक स्थान पे ही इसके बारे में जानकारी मिली, तो जिस कारण हम इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। अगर हम बात करें कि हम इसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, तो इसका मेन रीजन ये है कि हड़प्पा जो सभ्यता है ना, वो सिंधु नदी के पास में बसी है। तो जिस नदी के पास बसी है तो हमने उसको नाम दे दिया, तो क्या बन गई सिंधु घाटी सभ्यता। जैसे कि हमने मेसोपोटामिया सभ्यता को नाम दिया था उसके आसपास की दो नदियों के कारण। अब हमें यहाँ पे क्या देखना है कि वहाँ के जो लोग थे वो किस तरीके से रहते थे, वो लिपटे किस तरीके से थे और वो कृषि किस तरीके से करते थे। तो हम इस चैप्टर में सब कुछ क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि वहाँ के जो लोग हैं वो निर्वाह कैसे करते थे। निर्वाह के तरीके, निर्वाह का मतलब ये होता है कि वो अपना जीवन यापन किस तरीके से करते हैं, वो अपना रहन सहन किस तरीके से करते हैं। तो इसको लोग आदिवासी या फिर जो पहले के जो लोग हैं उनसे लेकर चलते हैं, है ना। तो अगर हम बात करें कि वो भोजन कैसे खाते थे, क्योंकि वो अपना जीवन निर्वाह दो तरीके से करते थे। एक था भोजन, दूसरा पॉइंट है पशुपालन। भोजन में आपके यहाँ पे दो पॉइंट आएंगे, पेड़ पौधों से भी भोजन लेकर। सेकंड है आखेटन। आखेटन का मतलब होता है शिकार। शिकार करके, जानवरों को शिकार करके वो क्या करते थे, अपना भोजन प्राप्त करते थे। अगर हम बात करें पशुपालन, तो वो यहाँ पे पशुओं को पालते ही थे, जिसमें भेड़, बकरी इत्यादि आता है और गाय भी आती है। अब इन्हें इससे क्या फायदा होता था, पहला कि ये लोग जब गाय पालते थे तो वो खेती करने में बहुत काम आती थी। एंड सेकंड ये है कि इससे हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है, दूध हो गया, अंडे हो गए। और अगर हम बात करें हमारे वस्त्रों की, तो वो भी हमें ज़्यादा तक पहले ज़माने में इन्हीं से मिला करते थे। इतना क्लियर हो गया कि वो लोग रहते किस तरीके से थे। अब हम देखेंगे कृषि प्रौद्योगिकी, वहाँ के जो लोग हैं ना वो कृषि किस तरीके से करते थे। कृषि मतलब कि खेती बाड़ी किस तरीके से करते थे। अगर हम बात करें तो हमें वहाँ पे वृषभ खिलौना मिला है। वृषभ क्या होता है, बैल का खिलौना, है ना। अब ये जो बैल का जो खिलौना है वो हमें क्या दिखला रहा है कि वहाँ पे जो खेती होती थी तो वो बैल की सहायता से होती थी। अब सेकंड ये कि चौलिस्तान बनावली में हल के क्या मिले हैं, प्रतिरूप मिले हैं। चौलिस्तान और बनावली हड़प्पा सभ्यता का ही एक पार्ट है। फिर कालीबंगा में हमें जुटे हुए खेत मिले, और वहाँ पे हमें कैसे खेत मिले हैं, समकोण रेखांकन, मतलब कि ऐसे खेत जो कि समकोण बने हैं, 90 डिग्री पर बने हैं, जो कि दो पार्ट में डिवाइड है। वहाँ पे मिले ऐसे खेत कालीबंगा में, जो हमें क्या दिखलाता है कि वहाँ के ज़माने में जो खेती हुआ करती थी उसमें एक ही टाइम पे 2 या फिर उससे ज़्यादा फसलें उगाई जाती थी, जैसे कि मिश्रित खेती हो गई हमारी। अब अगला जो पॉइंट है वो ये आता है कि यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में हमें कई प्रकार की नहरें मिली, कुएं मिले, जलाशय मिले, जिससे मेनली क्या होता था, जो खेत है उसकी जुताई हुआ करती थी, उसमें सिंचाई हुआ करती थी। अब हम देखेंगे कि जो हमारी सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, उसके मेनली दो मेन राज्य है, जिसमें हम पहले बोलते हैं हड़प्पा। क्यों है, क्योंकि इसकी खोज की गई थी। एंड सेकंड है मोहनजोदाड़ो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपकी बुक में, आपके चैप्टर में। तो देखिए, मोहनजोदाड़ो में आपको यहाँ पे मेनली ये पढ़ना है कि मोहनजोदाड़ो एक विकसित राज्य था, जहाँ पे हमें 2 प्रकार की बस्तियाँ मिलती थी। एक थी दुर्ग,
दूसरी थी निचला शहर। अब जो बस्तियां थी ऊंचाई पे बना करती थी, ऊंचाई पर जो ऊंचे स्थान पर, और जो निचले जो शहर है वो नीचाई पे बना करते थे। दुर्ग में स्नान घर, माल गोदाम आदि देखने को मिलते थे। अभी हम इन दोनों के ही बारे में आगे और भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम जानते हैं उसके दो शहरों के बारे में। पहला शहर है दुर्ग, दूसरा शहर है निचला शहर। इसमें जो दुर्ग है ना, ये मेन इंपॉर्टेंट शहर आता है, क्योंकि इसी में आपको स्नान घर देखने को मिलेंगे, माल गोदाम देखने को मिलेंगे, यहीं पे ज्यादा अमीर लोग बसा करते थे। तो ये मेन इंपॉर्टेंट शहर है, बस्ती है। तो देखिए सबसे पहले तो ये आता है कि ये जो शहर थे ये ऊंचाई पे बना करते थे, और जिस कारण ये कैसे हुआ करते थे, छोटे हुआ करते थे। सेकंड पॉइंट क्या है कि ये जो शहर है इनकी जो बनावट थी वो ईंटों के चबूतरों के ऊपर हुआ करती थी, जिस कारण ये ऊंचे दिखाई देते थे। और यहाँ पे हमें स्नान घर और माल गोदाम देखने को मिले, जिनके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर मैं बात करूं निचला शहर, तो निचला शहर जो कि नीचाई पे बनाया गया था, ये नीचा था इसलिए क्या था, बड़ा था, और ये इसका जो घिराव था वो ईंटों से हुआ करता था, मतलब कि ईंटों से घिरा हुआ एक बस्ती थी। अब हम यहाँ पे क्या जानेंगे कि उस समय में जो नाले देखने को मिलते थे उनका निर्माण किस तरीके से हुआ करता था। तो देखिए नालों का निर्माण सबसे पहले तो आता है यहाँ पे ग्रिड प्रणाली। कौन सी प्रणाली? ग्रिड प्रणाली। ग्रिड प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें जो नाले हैं वो समकोण 90 डिग्री के एंगल्स पे बनाए जाते थे। अब इसका मीनिंग क्या होता है कि 90 डिग्री के एंगल पे बनाए जाते थे, मतलब कि ये समझिए घर है, तो इनके जो नाले हैं ना वो एक बड़ी सी नाली से जुड़े हुए होते थे, तो जिस कारण यहाँ पे समकोण बनता था। तो इसलिए हम इस पत्ती को क्या कहते हैं, ग्रिड प्रणाली। और जिस कारण घरों का जो गंदा पानी है वो एक नाली से होते हुए एक बड़े से स्थान पे गिर जाता था। अगर हम बात करें तो गंदे पानी को घर की नालियों द्वारा निकाला जाता था, फिर उन्हें एक बड़े सी जगह पर गिराया जाता था। अब हम आगे पढ़ेंगे गृह स्थापत्य के बारे में। तो चलिए हम जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के समय वहाँ के गृह स्थापत्य किस प्रकार से हुआ करते थे। गृह स्थापत्य का मीनिंग है कि वहाँ के जो घर थे ना वो किस तरीके से बनाए जाते थे। अगर अभी आप कहीं गांव गए हो तो आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि बीच में आंगन होता है और उसके चारों ओर छोटे छोटे कमरे होते हैं। तो इसी तरीके से उस टाइम में भी इस प्रकार के घर बनाए जाते थे, जिस प्रकार कहाँ पे बनाए जाते हैं, गाँव में भी बनाए जाते हैं। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे आता है कि वहाँ पे राहगीर के लिए कमरे हुआ करते थे, मतलब कि जैसे कि अगर कोई कमरा है तो उस एक कमरे में कुआं हुआ करता था, जहाँ से आने का भी द्वार था और जाने का भी द्वार था। तो यहाँ पे राहगीर आया करते थे, पानी पिया करते थे और फिर वहाँ से चले जाया करते थे। कुएं हुआ करते थे घर में। मैंने आपको बता दिया कि आप अगर हर घर में जाओगे तो उसमें हर घर के एक कमरे में आपको कुएं मिलेंगे ही मिलेंगे। और 2 स्तरीय घर होता था। 2 स्तरीय घर का मतलब उसमें फ्लैट्स हुआ करते थे 2। पहले फ्लैट में आपको कोई भी खिड़की नहीं मिलेगी, लेकिन सेकंड फ्लैट में आपको खिड़की मिलेगी। तो पहले फ्लैट में खिड़की नहीं मिली, तो इसी को हम बोलते हैं एकांतता का सिद्धांत। एकांतता में प्राइवेसी रखते हैं, किसी भी खिड़की को ना लगा के। वहाँ पे स्नान घर हुआ करते थे और यहाँ पे लगभग 700 के आसपास कुएं पाए गए। इतना समझ में आ गया। अब हम यहाँ पे क्या जानेंगे, दुर्ग के बारे में। अभी हम फिर से अपने टॉपिक पे आ गए, दुर्ग हमें पता है कि ऊंचा शहर है, छोटा होता है। यहाँ पे हमें माल गोदाम पाए गए हैं जो कि विशाल होते थे और ईंटों से बनाए जाते थे। मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक स्नान घर। हड़प्पा सभ्यता के जो स्नान घर थे वो किस प्रकार के हुआ करते थे। इसमें एक आता है कि स्नान घर आंगन में बना जलाशय था, मतलब कि जो स्नान घर होते थे वो मेनली आंगन में बने हुए होते थे, जो कि ईंटों से घिरे हुए होते थे। और ईंटों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए किसका यूज किया जाता था, जिस पर। ये याद रखने से एमसीक्यू क्वेश्चन आता है। और वहाँ पे क्या हुआ करती थी, सीढ़ियाँ हुआ करती थी दाएं और बाएं दोनों की दोनों साइड, जिससे हम जा आ सकते हैं। और ये एक नहीं होते थे, ये अगर आप देखेंगे तो हर गली में आपको 8-10 कुएं मिलेंगे, 8-10 स्नानघर मिलेंगे।
और इनका जो पानी था गंदा होने के बाद बड़े नालों में जाया करता था। इसको हम अक्सर धार्मिक या फिर अनुष्ठानिक जो कार्य है ना उससे जोड़ा करते, किसको? कुएं और स्नान घर को। अब हम चलेंगे आगे और पढ़ेंगे आगे और क्या पढ़ना है। अब हम यहाँ पे क्या जानेंगे कि शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। यहाँ पे जो शिल्प उत्पादन में आपको वर्ड दिख रहा है, ये मेनली मनकों के बारे में, मनकों के लिए प्रयोग किया गया है। अब मनके क्या होते हैं? मनके जब हम कोई माला पहनते हैं या फिर कोई ब्रेसलेट पहनते हैं मोतियों वाला, तो उसमें जब मोतियाँ लगी होती है ना, उनको हम कहते हैं मनके। अब देखिए यहाँ पे हम ये जानेंगे कि जो मनके थे उस टाइम पे वो किस प्रकार से बनाए जाते थे, किन किन चीज़ों से बनाए जाते थे और कैसे बनाए जाते थे। तो सबसे पहले आता है पदार्थ। पदार्थ का मतलब कि उसको बनाने के लिए कौन कौन से जो वस्तुएं हैं वो उपयोग की जाती थी। तो यहाँ पे 3 मेन है, पत्थर, धातु, मिट्टी। पत्थर, धातु, मिट्टी। यहाँ पे आप क्वार्टज, जैस्पर और सेल खड़ी एक महत्वपूर्ण और कार्निलियन, ये दोनों के दोनों जो पत्थर है एक महत्वपूर्ण पत्थर है। सेल खड़ी बहुत मुलायम होता है, जो कार्निलियन लाल रंग का पत्थर होता है। फिर यहाँ का हम बात करें जो धातु है वो है सोना और कांसा। फिर मिट्टी में फ्योन्स, पक्की मिट्टी से ये मनके बनाए जाते थे। अब इनकी बनावट किस तरीके की होती थी? तो गोलाकार, चक्राकार, गोलाकार इनकी बनावट हुआ करती। अगर हम बात करें इसको किस प्रकार से बनाया जाता था, तो इनको सेल खड़ी के लेप के ढांचे में डालकर बनाया जाता था। ये इनकी क्या है तकनीक, क्या बनाने की? मनके बनाने की। अब हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है कि ये जो उत्पादन केंद्र या फिर जो शिल्प केंद्र है उनकी पहचान किस प्रकार से की जाती है। दोनों के दोनों जो पॉइंट है वो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें से आपको क्वेश्चन बन के आता है। अब देखिए उत्पादन केंद्र की जो पहचान है ना वो हम प्रस्तर पिंड, संग, मान, औजार, वस्तु को कूड़ा करकट से पहचानते थे। अब इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि जिन जिन स्थानों पे ये चीजें ज्यादा मिलती है, मतलब कि वो क्या है, वो शिल्प उत्पादन है। अब यहाँ पे कूड़ा करकट प्रयोग हुआ है। कूड़ा करकट अगर देखो, अब यहाँ पे जो पुरातत्वविद है वो क्या करते थे कि कूड़ा करकट से पता लगाते थे कि वो एक शिल्प उत्पादन है या फिर नहीं है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें अनयूजल हो जाती है, जो चीज़ें हमारे प्रयोग में नहीं होती, हम उसे कहाँ पे फेंक देते हैं? कूड़े में। तो कूड़े में हमें इसमें से कई सारी चीज़ें मिलती थी और जिस स्थान के कूड़े में हमें इस प्रकार की चीज़ें मिलती थी, मतलब कि वो क्या उत्पादन केंद्र है। अब हम आगे भी जानेंगे इस चैप्टर के बारे में। अब हमारा यहाँ पे अगला टॉपिक क्या है कि वहाँ पे जो हमारा हड़प्पा जो है, हड़प्पा जो सभ्यता है, वहाँ पे माल की आवाजाही किस प्रकार से हुआ करती है। माल की आवाजाही का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो सामान है वो किस प्रकार से लाया जाता था और दिया जाता था। तो इसलिए ना 2 साधन है, एक था स्थल, एक था जल। स्थल का मतलब सबको पता है कि भाई जो जमीन है, और जल का मतलब भाई जो नदियाँ हैं उनके द्वारा व्यापार किया जाता था। अब स्थल के लिए हम कौन कौन जानवरों का यूज़ करेंगे? बैलगाड़ी, गधे, है ना। और जल के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? नाव का। इतना क्लियर हो गया आपको कि भाई जो आवाजाही उसके 2 मार्ग थे, स्थल मार्ग और जल मार्ग। अब हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि वहाँ के जो लोग थे वो आवाजाही की जो नीतियाँ हैं वो किस प्रकार बनाए जाते थे, या फिर जो व्यापार के लिए जो नीतियाँ थी वो किस प्रकार किया करते थे। तो देखिए बालकोट और नागेश्वर में बस्तियों के द्वारा, अब मतलब कि अगर इन्हें कहीं पे क्या करना है, व्यापार करना है, तो ये लोग ना वहीं पे अपनी बस्तियां बना लिया करते थे और वहीं से व्यापार किया करते थे। और हमें अफगानिस्तान में भी इसके क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं। अफगानिस्तान की शौधुति। अब हमारे तो ये लोग अभियान चलाते, अभियान किस चीज़ का चलाकर कि भाई जो बाकी के जो स्थान है ना वहाँ के जो वासी है उनसे बातचीत करके, वासियों से क्या करके संपर्क बना के ये लोग माल की आवाजाही किया करते थे। इतना क्लियर? कुछ डाउट है तो कमेंट पे जरूर लिखना ताकि मैं आपको बता सकूं। अब आता सुदूर देश से संपर्क। अब आपको पता है कि जिस वक्त ये हड़प्पा सभ्यता चल रही थी ना, उस वक्त
कि मेसोपोटामिया सभ्यता भी चल गई थी। जी हाँ, वही मेसोपोटामिया सभ्यता जो हमने 11th क्लास में पढ़ी थी कि मेसोपोटामिया सभ्यता बहुत पुरानी सभ्यता है। ठीक है, हमें पता कैसे चला कि भाई जो सभ्यता है वो एक साथ चल रही है। इसका मेन कारण ये है कि मेसोपोटामिया का कुछ जो सामान है वो हमें कहाँ पे मिला, हड़प्पा में मिला, और हड़प्पा का जो कुछ सामान है वो हमें कहाँ पे मिला, मेसोपोटामिया में मिला। मतलब कि दोनों से दोनों जो हमारी जो सभ्यताएं हैं उनका सामान एक दूसरे के स्थान पे मिला। और इसी के साथ तांबा मिला हमें कहाँ पे, हमें जो तांबा है वो हमें मेसोपोटामिया में मिला। ओमान हड़प्पा में हमें क्या मिला, निकल मिला जो कि मेसोपोटामिया का है। और हमें काली मिट्टी भी मिली जो कि कहाँ की है, मेसोपोटामिया की। अब काली मिट्टी का मेन क्या काम होता है, जो काली मिट्टी को हम किसी बर्तन पे लगाते हैं जिस कारण वो वहाँ पे जो पानी का जो रिसाव होता है ना वो रुक जाता है। इसके कारण, काली मिट्टी के कारण। तो ये आपको याद रखना है कि काली मिट्टी का काम है क्या। और हमें कैसे पता चला कि जो दोनों की दोनों जो सभ्यता में एक साथ चल रही है उनके बीच व्यापार हो रहा है, क्योंकि हमें मेसोपोटामिया से एक मगान नामक अभिलेख मिला था, जो ग्रंथ मिला था, है ना। अभी जो मगान है ना इसमें मेनली इसी का वर्णन किया गया हमारी हड़प्पा सभ्यता का। जैसे कि यहाँ पे हाजा का वर्णन किया गया। हाजा उस समय का शायद वहाँ पे राष्ट्रीय पशु हुआ करता था हमारी हड़प्पा सभ्यता का, जिसको हम क्या कहते हैं, मोर कहते हैं। तो मगान के द्वारा भी हमें क्या पता चला कि जो दोनों की दोनों जो सभ्यताएं हैं उन दोनों के बीच क्या है, व्यापार चल रहा है। अब मुद्रांकन, मुहरे, बाट, बहुत इजी, ये तो बहुत इजी टॉपिक है। बाट क्या होता है, बाट जिससे हम क्या कहते हैं, वजन नापते हैं। अब मुहरों, देखिए मुहरे क्या होती है कि जो मुहरे है ना उनका एक काम हुआ करता था कि जो सुदूर क्षेत्र है, जो सुदूर जो यात्राएं हैं, लंबी लंबी जो यात्राएं हैं उनको सुविधाजनक बनाना। अगर हम किसी के पास कुछ भेज रहे हैं, है ना, तो उसको बांध के उसके मुंह पे ना क्या लगाई जाती थी, जो हमारी मुहर है वो लगाई जाती थी। अब जिसके पास जा रही है और उसके पास चली गई और वो मुहर वैसी की वैसी है, मतलब कि उसके साथ कुछ भी छेड़खानी नहीं हुई, लेकिन मुहर टूट गई है तो मतलब कि इसमें से किसी ने कुछ निकाला है या फिर कुछ छेड़खानी की है। अब हम चलेंगे आगे और पढ़ेंगे मेसोपोटामिया के रहस्यमय लिपि। मैंने अभी आपको बता दिया कि जो हमारे पास जो मोहरे हैं इनका यूज क्यों होता है और किस प्रकार से होता है। इतना क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है सब कुछ अच्छे से। अब हम यहाँ पे क्या जानेंगे कि जो मेसोपोटामिया में रहस्यमय लिपि है, मतलब कि हम अभी तक हमें जो भी पता चला है वो हमें वहाँ पे कुछ ग्रंथ है, अभिलेख है, तो हमें उससे पता नहीं चला है। हमें वहाँ पे जो सामान मिला है ना, हम लोग उसके हिसाब से हमें अंदाज़ा लगाए कि हाँ वो ऐसा हो सकता है, वो ऐसा हो सकता है। हम आज तक उसकी लिपि पढ़ ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि वो चिन्ह लिपि है। एक क्या है, चिन्ह लिपि। चिन्ह लिपि जिसमें चिन्ह के द्वारा हम क्या करते हैं, लिखते हैं, है ना। और यहाँ पे जो चिन्ह है ना, इन सबका मीनिंग अलग अलग हुआ करता था। अब यहाँ की जो लिपि दाई से बाई की ओर लिखा करती थी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये आपके पेपर में आ सकता है, तो इस पर आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए। और यहाँ पर हम बोले सबसे बड़ा जो अभिलेख है वो हमें 26 चिन्हों का मिला है। बस इतना ही था आज की वीडियो में। लेते हैं आपसे अलविदा। अगली वीडियो में मैं आपको और चैप्टर बताऊंगी, पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूंगी। जब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।